मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एसआरपी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक विचारों के बारे में कि गांधी जी को आर्थिक और सामाजिक विचारों के रूप में गांधी जी की पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी देन थी, उनके बारे में हम विचार करेंगे। गांधी जी चूँकि एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीतिक समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल का भी सामाजिक हित चाहता है, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। गांधी का आर्थिक विचारधारा के 5 बिंदु थे: औद्योगिकरण का विरोध, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति प्रन्यास धारणा, अपरिग्रह का सिद्धांत और वर्ग सहयोग की धारणा। पहला, औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए नैतिक दृष्टिकोण कारण गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल, बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों की बिक्री के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है और कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वो मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मानव ही का शारीरिक नैतिक पतन हुआ है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो सकता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार औद्योगिकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है और औद्योगिकरण से बेकारी भी बढ़ती है, क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन जब पहले से ही काम और साधन कम और जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगिकरण से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त औद्योगिकरण का एक दोष ये है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है और जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। गांधी जी मशीनों के प्रयोग के पूर्णतः विरुद्ध थे और मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत ये था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के साधन में काम करती है उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण के लिए रेल, जहाज, सिलाई की मशीन, चरखा आदि के समर्थ थे, किंतु उनका विचार था विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाले, बेगारी बढ़ाने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा त्याज्य समझा जाना चाहिए। त्याज्य का मतलब था कि उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उनको मृतप्राय मान लिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण की जो विरोध था वो कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वो खादी को भारत की राजनीति और आर्थिक समस्याओं को मौत हल मानते हैं। उनके आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया और गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव में ध्यान रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम। व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा। महात्मा गांधी के द्वारा आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वो आर्थिक समानता स्थापित करने के संवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों को उनके धन बलपूर्वक छीनकर उनका सार्वजनिक जीवन प्रयोग करने की बात कही जाती है। और गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और हिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार न हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रन्यास सिद्धांत, जो ट्रस्टीशिप थ्योरी थी, उसका प्रतिपादन किया गया। धनिकों को चाहे कि वो अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझे और अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित कार्यों में लगाए। जो धनिक ऐसा न करे उसके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए।
अहिंसात्मक ऐसे योग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा की जाए। लेकिन यदि पूंजीपति प्रन्यास के रूप में कार्य करने में नितांत असफल रहे तो शासन के द्वारा उनके उपयोगों को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। लाभ के लिए नहीं वरन मानवता कल्याण के लिए होना चाहिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है और उस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने के पक्ष में। चौथी जो बात कही, अपरिग्रह का सिद्धांत। आर्थिक अन्याय असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने एक अन्य विचारक जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मत है कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करते हैं जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे, अनावश्यक संग्रह नहीं करे। इसे अपरिग्रह का सिद्धांत कहा गया। और गांधी जी के थॉट पूरी मानवता के लिए संदेश था कि जिस व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी केवल इतनी होनी चाहिए जो अपनी जीविका या परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि सारी दुनिया की समेट कर अपने पास ले लिया जाए। इसलिए अपरिग्रह के सिद्धांत प्रस्तुत किया। वर्ग सहयोग की भावना। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी के एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा। गांधीवादी साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा विश्वास नहीं करता और गांधी जी के विश्वास है कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, वरन एक ही होते हैं। सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है। अब देखेंगे गांधी के आर्थिक विचारों की बहुत सारी आलोचनाएं हुई। गांधी जी का जो औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया, वो आलोचकों की नितांत विपरीत अव्यवहारिक अनुचित मानते हैं। आलोचकों के अनुसार वर्तमान समय में जो औद्योगिकरण यंत्रीकरण का अस्वीकार करना, रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना। दूसरा जो आलोचना थी गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लेकर के, तो आलोचक नितांत इसे अव्यवहारिक बताकर आलोचना करते हैं। गांधी सोचते थे पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करने, आर्थिक समानता स्थापित करने कार्य किया जा सकता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार इस प्रकार हृदय परिवर्तन में कतई संभव नहीं है, जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक जीवन की जटिलताओं के संदर्भ में दिया। अब देखेंगे, ये तो थी गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना। अब देखेंगे गांधी जी के सामाजिक विचार। राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार क्षेत्र में गांधी जी के विचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण। और गांधी जी का विचार था जीवन एक संपूर्ण इकाई है, राजनीति, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने नितांत आवश्यक है। स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाएं। गांधी जी ने सामाजिक विचारों की बातें बहुत सारी की, जिसमें देखेंगे पहला वर्ण व्यवस्था। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन के एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद कुछ ऐसे सुधार इस बात का प्रतिपादन करते हैं वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, उसका आधार जन्म न और कर्म होना चाहिए। और गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न थी। वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे। उनका विचार था कि उनका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है और मनुष्यों के द्वारा अपने पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरी थी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता भारतीय समाज के गंभीर दोष है और मध्य और आधुनिक युगों में नाना कबीर, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद ने विरोध किया और उसके मूल आधार को नहीं हिला सके। और गांधी जी ने अस्पृश्यता का अंत का बीड़ा उठाया, उससे सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज को के लिए बहुत बड़ा कलंक और काला धब्बा मानते थे। कहता है ऐसा घातक रोग है जो समाज को नष्ट कर देगा और च्युतों को समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने अनटचेबिलिटी की बात की। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। तीसरी जो थी सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। सांप्रदायिक एकता विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं। धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंततः भारत के विभाजन का विरोध किया। अब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगा रोकने, स्त्री सुधार की बात की। बुनियादी चीज़ों को स्त्री सुधार की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य करने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया। पुरुषों से हीन नहीं, उन्होंने मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से हीन नहीं होती
और कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय अपमान है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों को दृष्टि से विचार किया और स्त्री पुरुषों से भी श्रेष्ठ है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन संबंधी बुराइयों को झटका डांट कर विरोध किया। इस बात प्रतिबंध की स्त्रियों को कानून व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। इस दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा भारत की स्थापित शिक्षा पद्धति बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते हैं। युवकों को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित हो सकता है। एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिएगा जो बुनियादी शिक्षा के नाम से शिक्षा के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी मूल रूप से कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए। दस्तकारी के द्वारा और सहसंबंध का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा स्वावलंबी हो। विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन उसका भरण पोषण कर सके। गांधी जी ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक जोर दिया। धन्यवाद।